नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम PR पांडे है। मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ। मैं पिछले 20 सालों से NGO और NGO से संबंधित सारी गतिविधियाँ या फिर उसके कंप्लायंस डॉक्यूमेंटेशन पे काम करता आ रहा हूँ। जो बिग चैलेंजेस NGO के रजिस्ट्रेशन से लेके उनके फंडिंग कंप्लायंस तक होते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अभी नेक्स्ट मैं शुरू करना चाहता हूँ 10 वैसे क्वेश्चंस जो आम NGO फ्रेंड्स को ज़रूरत होती है समझने में, और उसकी जानकारी उन्हें सभी साइट से नहीं मिल पाती है, इसलिए हम इस पर बात करने जा रहे हैं। इस रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चंस आपके रह गए होंगे तो आप निश्चित रूप से कमेंट्स में हमें बता सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रस्ट सोसाइटी या सेक्शन 8 आप किसे चूज़ करने की सलाह देते हैं और क्यों? देखिए, आमतौर पर नए लोगों के लिए तो एक चैलेंजिंग होता है कि हमें ट्रस्ट बनानी है, सोसाइटी या सेक्शन 8। बट एक सामान्य सी फार्मूला आप समझ लें, यदि आप इसे व्यवसाय के रूप में नहीं देखकर एक समाज सेवा के रूप में देखना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से पारिवारिक मित्रों या लेकर आप ट्रस्ट की स्थापना करें। ये कम कंप्लायंस के साथ आपके NGO की परिकल्पना को बना देते हैं। सोसाइटी जो कि राज्य सरकार से होती है, इसमें 7 लोगों की मिनिमम ज़रूरत पड़ती है। ये फैमिली मेम्बर नहीं हो सकते हैं। ये एक विस्तृत रूप से काम करती है NGO के रिगार्डिंग। जहाँ तक बात है सेक्शन 8 की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के MCA पोर्टल से इसकी रजिस्ट्रेशन होती है। इसमें डायरेक्टर्स होते हैं जिनके शेयर होल्डिंग्स होती है और ये पूरे भारत भर से मान्य होती है। इसमें एक प्रॉब्लम आती है, जो प्रॉब्लम है ROC कंप्लायंस के। एवरी ईयर यदि आप कंप्लायंस नहीं करेंगे तो आपको पेनल्टी और भारी जुर्माने का भी सामना करना पड़ता है। तो मेरे सजेशन में हमेशा ये मैं देता हूँ कि आप अपनी सुविधा के अनुसार अपनी NGOs को चुनें। जहाँ कोई प्रॉब्लम हो आप कनेक्ट कर सकते हैं। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जहाँ NGO रजिस्टर करने में कितना एक्चुअल खर्च आता है और हिडन चार्जेस कौन सी है जो कोई नहीं बताता। ट्रस्ट की जो रजिस्ट्रेशन होती है आपके सब रजिस्ट्रार ऑफिस डिस्ट्रिक्ट या जनपद से हो जाएगी। नॉमिनल 4 से 5 हज़ार रुपया खर्च आते हैं। कुछ हिडन कॉस्ट होती है छोटी बहुत, तो ये भी आप कर सकते हैं। सोसाइटी में बहुत बड़ी खर्च नहीं आती है, ये स्टेट पर डिपेंड करता है। 100 से लेकर 2000 रुपये तक इसकी गवर्नमेंट की फी होती है। कुछ हिडन चार्जेस होते हैं, थोड़े बहुत दे सकते हैं। सेक्शन 8 स्टेट वाइज डिपेंड करती है कि गवर्नमेंट के चार्जेस कितने हैं। सामान्यतः 8 से 12 हज़ार रुपये में ये रजिस्ट्रेशन हो जाती है। तीसरे प्रश्न में, क्या एक ही पर्सन 2 अलग अलग NGO के फाउंडर हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। इसमें कहीं भी किसी एक्ट में ये सोसाइटी एक्ट हो, ट्रस्ट हो या कंपनी सेक्शन 8 में हो, ऐसे कोई भी प्रोविज़न नहीं है कि एक व्यक्ति 2 अलग अलग NGO में फाउंडर या किसी पोस्ट पे हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। चौथा नंबर, NGO के ऑब्जेक्टिव क्लाउज कैसे लिखे ताकि फ्यूचर में कोई लीगल प्रॉब्लम नहीं आए? ये बहुत बड़ी क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्लाउज आपके मिशन को और विजन को ये एलोबरेट करता है कि आप फ्यूचर में कैसे देखना चाहते हैं अपने सामाजिक कार्यों को लेकर, या फिर कोई लीगल प्रॉब्लम नहीं आए, इसके लिए भी हमें उसको देखना होता है। बेसिकली कुछ मिनिस्ट्रीज़ को हम लोग ज़रूर ऐड करते हैं। जिन मिनिस्ट्रीज से रेगुलर फंडिंग आती हो उनको ज़रूर ऐड करना चाहिए। एज वेल आपके पर्सनल इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है कि आप स्वाधार गृह चलाना चाहते हैं या महिला उत्थान में काम करना चाहते हैं, या फिर अपने इंटरेस्ट के अनुसार इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक सुझाव रहेगा कि हमेशा कुछ उन चीज़ों को भी जोड़ा जाए जो आने वाले भविष्य की रूपरेखा तय करेंगे और आपको ग्रांट में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 5, सेक्शन 8 के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मिनिमम और मैक्सिमम कितने मेंबर होने चाहिए और क्या ये फैमिली मेंबर हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल फैमिली मेंबर हो सकते हैं। मिनिमम डायरेक्टर की संख्या 2 होनी ही चाहिए, जिससे आप इसको मूव आउट कर सकते हैं। आने वाले दिनों में यदि किसी मेंबर्स को, डायरेक्टर्स को ऐड करना चाहेंगे, ये भी पॉसिबल है, इसमें आप ऐड कर सकते हैं। बट किसी भी परिस्थिति में मिनिमम 2 तो होनी ही चाहिए, उससे कम में ये पॉसिबल ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, NGO में फैमिली मेंबर को रखना ये स्मार्ट मूव है या बड़ी गलती? जी ये बड़ी गलती है। आप किसी NGO में किसी फैमिली मेंबर को यदि रखते हैं तो ये उस समय आपको तकलीफ देगी जब आपको एक डिक्लेरेशन देना होता है किसी प्रोजेक्ट फाइलिंग के समय में या किसी गवर्नमेंट में कि ये जो हमारी NGO, इसमें कोई भी फैमिली मेंबर नहीं है। फैमिली मेंबर उन्हें बोलते हैं जिनसे ब्लड रिलेशन हो। यदि आपके माता पिता, भाई बहन, वाइफ, हस्बैंड है तो इनको फैमिली मेंबर बोलना होता है। और ध्यान है, संभव हो तो इन लोगों को नहीं रखें और हम सेपरेटली किसी थर्ड पार्टी या किसी थर्ड रिलेशन में जाएं और वहाँ रखें। क्वेश्चन नंबर 7,
फाउंडर की सैलरी अपने ही एनजीओ से लेना ये इथिकल है या नहीं है, ये गलत है। आप यदि ट्रस्ट में या सोसाइटी में किसी भी पोस्ट में हैं तो आपको निश्चित रूप से सैलरी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये सैलरी आपको दिखाती है कि आप इससे लाभ ले रहे हैं या फिर आपके ओरिजिन में है ये। इसलिए कोशिश करना है कि हमें इथिकल वे में कोई भी सैलरी नहीं विड्रॉ करनी है। क्वेश्चन नंबर 8, क्या बिना किसी फंडिंग के भी एनजीओ को 1 साल सक्सेसफुली चलाया जा सकता है? यदि हाँ तो कैसे? इसका बहुत ही सरल जवाब है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के रजिस्ट्रेशन के बाद ग्राउंड लेवल पर एक्टिविटीज़ करें एंड आपको हम बताना चाहेंगे कि फंडिंग आप कैसे कैसे पा सकते हैं क्रमशः। पहला तरीका है कि आप अपने लोकल डोनर्स पब्लिक से डोनेशन लें। दूसरा तरीका है आप स्टेट गवर्नमेंट में उनके द्वारा जो चलाई गई योजनाओं है उस योजना के तहत आप आवेदन कर सकते हैं। तीसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आप आवेदन कर सकते हैं ग्रांट के लिए। चौथा, CSR फंडिंग, जितने भी PSUs या फिर मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं उससे भी CSR के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और पांचवा जो डोनेशन का ऑब्जेक्ट्स हैं वो है FCRA। FCRA से भी आप फंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि इन 5 फंडिंग एजेंसी के अलावे भी आप स्वतः अपने पैसे से 1 साल चला सकते हैं और ये बेहतर अप्रोच भी होगा आपके लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 12A ATG रजिस्ट्रेशन में सबसे कॉमन रिजेक्शन रीज़न क्या होता है, इसे कैसे बचें? सामान्यतः 12A ATG आप जानते ही होंगे कि टैक्स एग्जम्पशन डोनर के लिए एंड रिसीवर के लिए, मतलब आप एनजीओ के लिए होती है। बेसिकली इसमें जो कॉमन रिजेक्शन रीज़न होता है वो होता है कि आपके जो रिपोर्ट्स हैं, जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, उनमें जो आपने एक्टिविटीज़ का उल्लेख किया है उन एक्टिविटीज़ को आपने एनुअल रिपोर्ट में दिखाया नहीं है। ये सबसे बड़ा रिजेक्शन का रीज़न होता है। दूसरा, नए सेक्शन में अभी काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हैं ITR के साइट पे, उन सेक्शन को प्रॉपर यूज़ करना है, प्रॉपर फील करना है और इसके प्रॉपर फीलिंग के बाद हियरिंग की नोटिस हो या फिर डायरेक्टली आपकी अप्रूवल आ सकती है। ये सबसे बेस्ट तरीका है। और क्वेश्चन नंबर 10 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, फंडिंग के लिए या ग्रांट के लिए कौन कौन से पेपर डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं सबसे लास्ट में बता रहा हूँ आपको। पहली चीज़ है कि जो आपकी लीगल अथॉरिटी है अपडेट होनी चाहिए। मीन्स यदि ट्रस्ट है, सोसाइटी है, सेक्शन 8 है, इसे अपडेट होना चाहिए। इसके जो डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है, सबसे पहले आपके पास निश्चित रूप से पैन कार्ड, दर्पण रजिस्ट्रेशन, एक अच्छी सी प्रोफाइल, एनुअल रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट्स, 12A ATG, CSR, ये चीज़ें होनी चाहिए कम से कम। इसके अलावे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का MSME उद्यम आधार भी कर लें, ई अनुदान पे भी रजिस्ट्रेशन करें। और सबसे बड़ी बात, यदि आप CSR से ही फंड लेना चाह रहे हैं या इस फील्ड में काम करते हैं तो CSR एक्सचेंज पोर्टल पर अपना NGO की रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। आशा है कि ये 10 पॉइंट काफ़ी यूज़फुल होंगे आपके लिए। हम लोग ये ब्रांचेज पूना, प्रयागराज, रांची और पटना में है। इसके अलावा भी यदि कोई प्रॉब्लम या किसी तरह की इंक्वायरी आपके हैंड में है तो आप ज़रूर हमें कमेंट्स करें, बेहतर राय आपको दी जाएगी। और मैं समझता हूँ कि इन सभी चीज़ों को आप एक बार रिव्यू ऑन कर लें, उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जी नमस्कार।